कैसे हुआ, पंचांग की अवधारणा क्या है और पंचांग के मुख्य अंग किस प्रकार से विकसित हुए। तो मैं आज उसका पूरा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत की ज्योतिषी मनीषी प्रकृति से संबद्ध रहे हैं। आकाश रोज देखना, आकाश के तत्वों को समझना, दो बातें तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। पहली बात थी सूर्य और दूसरा चंद्रमा। यह चित्र दिखा रखा है, यहाँ सूर्य चंद्र और पृथ्वी की अवधारणा बता रखी है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा को चक्कर लगाता है, परंतु हम इसके सरफेस को होकर के देखते हैं। सरफेस से देखते हैं तो हमें चंद्र दिखाई देता है और चंद्रमा की कलाओं के से आप परिचित हो गए। सबसे पहले लोगों ने चंद्रमा की कलाएं देखी। एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, अमावस्या। तिथियों, इसको तिथि कहा नहीं गया, यही तिथि, इसी को तिथि समझा गया। सबसे पहले पूनम, अमावस्या, अष्टमी, चांद आधा दिखता है, अष्टक कहा जाता था। यही हुआ करते थे पंचांग के अंग में। एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठम, ये ऐसा नहीं था। मात्र अमावस्या थी यानी चंद्रमा नहीं दिख रहा, पूर्णिमा थी यानी चंद्रमा पूर्णा दिख रहा है, अष्टमी थी, उसको अष्टका कहा जाता था। तो पर्व और अष्टका ये दो बातें थी। और तीसरा था सावन दिन। सावन दिन का मतलब सूर्य से दिन, सूर्य उगता है, सूर्यास्त होता है, वापस दूसरे दिन सूर्योदय होता है, वापस सूर्यास्त होता है। तो ये दिन की गणना, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक दिन की गणना। तो पंचांग के ये दो ही अंग हुआ करते थे, एक तो दिन जिसको सावन दिन कहा गया और दूसरा पर्व। पर्व में सिर्फ अष्टक, पूर्णिमा और अमावस्या, इतना ही अवधारणा हुआ करती थी। धीरे धीरे एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, इस प्रकार की अवधारणाएं धीरे धीरे बनने लगी। सावन दिन के अनुसार चंद्रमा की कलाओं को देखा जाने लगा और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर हमने तिथियों को निर्धारित किया। उस समय गणित नहीं था, सिर्फ पूनम के दिन ही ये पता लगता था कि भाई ये पूनम पूरा हो गया, नया महीना शुरू कर दो। अवधारणा थी, चलती आई, परंपरा से चला आया। इस परंपरा में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आकाश है, आकाश का दिग्दर्शन हम पृथ्वी से करते हैं। तो वस्तुता से जो देखा जाता है उसमें थोड़ी भिन्नता रहती है। मैं इसको अभी आपको समझाता हूं। देखिए ये चित्र है, सूर्य केंद्र में दिखा रखा है, पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का परिभ्रमण हो रहा है। यह वास्तविक घटना है। तो हमने इसको कैसे देखा? हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हम सूर्य को देख रहे हैं। हम पृथ्वी पर खड़े हैं, सूर्य को देख रहे हैं। तो यहां खड़े हैं, सूर्य दिखता है, यहां खड़े हैं, सूर्य दिखता है। ये छद्म सूर्य है, फिक्टिशियस सन। ये फिक्टिशियस सन हमने बनाया और फिक्टिशियस सन को चलता बताया, भ्रमण करता बताया। और आंखों से जब देखते हैं तो सूर्य का भ्रमण दिखता है। देखो यहां एक भ्रांति रहती है, सूर्योदय पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, उदय पूर्व में होता है, पश्चिम की तरफ अस्त होता है। पर वस्तुतः इसका भ्रमण जो होता है उल्टा चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। हर ग्रह का भ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसका अनुमान कैसे लगता है? इसका अनुमान चंद्रमा से लगता है। चंद्रमा जब एकम के दिन दिखता है, दर्शन होते हैं, दूसरे दिन थोड़ा ऊपर जाता है, तीसरे दिन थोड़ा ऊपर जाता है, अष्टमी के दिन और ऊपर जाता है और पूनम के दिन ठीक सामने हो जाता है। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ आप दृष्टिगोचर होता है। तो लोगों ने यह समझा कि हर ग्रह और अनुमान लगाया। तो ग्रहों का आंकलन, ग्रहों का संदर्भ बिंदु जो दूरी नापी जाती है उसको संदर्भ बिंदु चाहिए। जैसे यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली यहाँ से उदयपुर से कितना दूर है, अजमेर कितना दूर है, तो हमने मूल स्थान बनाया उदयपुर। तो उदयपुर से दिल्ली, उदयपुर से अजमेर, उदयपुर से जयपुर, उदयपुर से बम्बई। तो
संदर्भ स्थान बना हमारा उदयपुर। इस प्रकार से आकाश में सबसे पहले संदर्भ बिंदु बने, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने ये माना कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं और सूर्य चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात तो हमारी अवधारणा पहले हुई पृथ्वी पर खड़े होकर के ग्रहों को देखने की। अब ग्रहों को देखने की जब अवधारणा हुई तो आकाश में चंद्रमा आज किसी ग्रुप के साथ दिखा, तारामंडल के ग्रुप के साथ, उसको हमने नक्षत्र बोला। दूसरे दिन चंद्रमा को देखा तो वो दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरे दिन देखा तो तीसरा ग्रुप हो गया, चौथे दिन देखा चौथा ग्रुप हो गया। ऐसा देखते 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 27 दिन के बाद वापस देखा कि वही ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। तो लोगों को लगा कि चंद्रमा इन नक्षत्रों में से होकर इन ग्रुपों को नक्षत्र कहा गया, इन नक्षत्रों में से होकर के गुजर रहा है और ये 27 नक्षत्र चंद्रमा के परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण को दर्शाते हैं। तो पृथ्वी के परिभ्रमण को समझने के लिए नक्षत्रों का आविष्कार हुआ और नक्षत्र हमारे खूंटे बने, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, वृक्ष। अब कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये इसका इतिहास है। किसको पहला माना जाए, इसका इतिहास है। ये बदलते रहे, परंतु धीरे धीरे जो स्थिति बनी उसमें से हमारा सिद्धांत पंचांग बना और पंचांग के जो सिद्धांत खड़े हुए उसको मैं आपको संक्षेप में समझाने का यत्न करता हूँ। देखिए, अब आपको यहाँ समझाते हैं। यहाँ पृथ्वी दिखा रखी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है और तारे बहुत दूर है। गाड़ी में जब आप बैठे होंगे आपने देखा होगा कि दूर की स्थिति चलती हुई नहीं दिखाई देती है, पास के पेड़ ज्यादा तेज चलते दिखाई देते हैं। जितना दूर जाता है उस स्थिति चलने गति कम हो जाती है। तो बहुत दूर के तारे को हमने स्थिर माना और उसको नक्षत्र बोला। ये तारामंडल के समूह को नाम दे दिए, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, वृक्ष, ये नक्षत्र हो गए। तो ये दूर के तारे हैं, ये हमारा संदर्भ बिंदु रहा, आंकने का बिंदु रहा। ये खूंटा है, माइलस्टोन बने। इस माइलस्टोन के आधार पर हमने ग्रहों की स्थिति को समझा। अब आपको सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को समझाता हूँ, फिर सूर्य की स्थिति को समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा इसका परिभ्रमण कर रहा है। ये तारा है, इस तारे को चक्कर लगाकर के जब ये पूरा चक्कर लगाकर वापस इस तारे के सीट में आ गया तो हमने मान लिया कि चंद्रमा का पूरा परिभ्रमण पृथ्वी के हो गया। और यह पूरा परिभ्रमण 27.3 इतने दिन में होता है। वास्तव में चंद्रमा का महीना 27 दिन का ही होता है, क्योंकि वापस रिपीट होने लग जाता है, आवृत्ति होने लग जाती है। परंतु वस्तुतः जब हम एकम दूसरी और पूनम देखते हैं और अमावस्या देखते हैं तो वहाँ 15 और 15 30 दिन होते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं इसको भी समझिए। अब ये सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा नजदीक है, सूर्य दूर है। तो सूर्य एक दिन में लगभग 1 अंश आगे बढ़ता है, जबकि चंद्रमा लगभग 13 अंश। ये लगभग बोल रहा हूँ, वैसे ठीक तो बाद में समझाएंगे। और ये लगभग 13 अंश आगे बढ़ जाता है और सूर्य एक दिन में 1 अंश आगे बढ़ जाता है। तो सूर्य 1 अंश आगे बढ़ा, ये 13 अंश आगे बढ़ा। तो इसको समझिए, जब ये पूरा चक्कर लगा लेता है यानी 27 दिन, तो 27 दिन में सूर्य और आगे यहाँ पहुंच गया, सूर्य यहाँ पहुंच गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगाते लगाते इस तारे की सीट में आया तो उसको 27 दिन लगे। और वापस सूर्य की सीट में आने में इसको 2.2 एक दिन और लगते हैं, कुल मिलाकर के 29.53 इतने दिन लगते हैं, 29.5 दिन लगते हैं। ये सूर्य के सापेक्ष हुआ, ये चंद्रमा का घूमना सूर्य के सापेक्ष हुआ, इसको साइनोडिक बोलते हैं। सूर्य के सापेक्ष नापेंगे तो साइनोडिक हो गया, तारों के सापेक्ष नापेंगे तो साइडियल हो गया। साइडियल मीन्स नक्षत्रों के सापेक्ष, और सूर्य के सापेक्ष में जब नापेंगे तो ये साइनोडिक हो गया, यानी सौर हो गया। तो जो हमारा महीना है वो चंद्रमा का सौर के सापेक्ष में जो उसकी गति है उसके आधार पर 29.53 है। इसको हमने 30 दिन माना। आपको पता होना चाहिए, हमारे ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि 63 दिन में 64 तिथियां हो जाती है।
तिथि छोटी है, तिथि छोटी है और दिन बड़ा है। दिन तो 63 होते हैं परंतु तिथियां 64 हो जाती है। और इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अब आप इसको आगे इसकी अवधारणा को और स्पष्ट करते हुए समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने पृथ्वी को, क्योंकि तिथि जो होती है सूर्य के सापेक्ष कोई दूरी होती है, इस कारण से मैंने पृथ्वी को स्थिर कर दिया और सूर्य को स्थिर कर दिया और तारे को यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ मेरा पृथ्वी स्थिर है ये और ये सूर्य स्थिर है, मात्र चंद्रमा चल रहा है ताकि समझने में बहुत सुविधा रहेगी। अब जो कुछ भी किया जा रहा है वो सूर्य के सापेक्ष है। सूर्य के सापेक्ष का अर्थ है पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष। पृथ्वी स्थिर, ये स्थिर है, ये स्थिर है और चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा की स्थिति ये है, तो चंद्रमा की जो कोणीय दूरी है इसे हम तिथि कहते हैं। चंद्रमा की सूर्य के सापेक्ष कोणीय दूरी को तिथि कहा जाता है। तिथि साधारणतः लोग समझते हैं ये डेट को बताता है, परंतु वास्तव में ये कोण को बताता है। ये कोणीय स्थिति है। पंचांग में ये समय में लिखा हुआ होता है, वो क्यों होता है उसको भी समझाते हैं। मूलतः ये समझिएगा, ये तिथि जो है ये इससे सूर्य के सापेक्ष में जो पूरी दूरी होती है इसको तिथि कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो 12 अंश की होती है। तिथि की इकाई 12 अंश की होती है। हर 12 अंश पर एक तिथि आगे खिसकती है। 0 से 12 अंश तक एकम कहलाती है, 12 अंश से 24 अंश तक द्वितीया कहलाती है, 24 से 36 तक तृतीया कहलाती है। इस प्रकार से 168 से लेकर 180 डिग्री तक पूनम बनती है। 180 पे जहाँ पूनम खत्म होती है, इसी प्रकार से जहाँ 360 पूरे होते हैं वहाँ अमावस्या होती है। 360 से 12 डिग्री पहले, 348 से 360 तक ये अमावस्या होती है। इस प्रकार से 12 तिथियां होती है, परंतु ये तिथियां सब बराबर बराबर होती हैं। हर तिथि 12 अंश की होती है, लेकिन पंचांग में जब आप देखोगे तो तिथि की कालावधि दी होती है, तिथि की डिग्री नहीं दी होती है। एकम इस समय खत्म हो रही है, द्विज इस समय खत्म हो रही है, तीज इस समय खत्म हो रही है। इस प्रकार से समाप्ति काल दिए होते हैं और समाप्ति काल से समाप्ति काल तक हम तिथि की पूर्ण कालावधि ज्ञात करते हैं। वो पूर्ण कालावधि बदलती है। ये पूर्ण कालावधि 19 घंटे से 27 घंटे तक बदलती है। कम से कम 19 घंटा होती है, अधिक से अधिक 27 घंटा होती है। होती क्या है कालावधि, किसको कहते हैं? कालावधि तिथि का जो समय लगता है पूरा करने में, यानी 12 डिग्री से 24 डिग्री तक, 24 डिग्री से 36 डिग्री तक, इसमें जो समय लगता है उस समय को तिथि की कालावधि कहा जाता है। अब ये कालावधि का सूत्र ये है कि तिथि की कालावधि बराबर 12 अंश, ये तिथि के इकाई 24 घंटा गुणा करके तिथि की गति का भाग लगाते हैं। तिथि गति किसे कहते हैं? चंद्रमा की गति में से सूर्य की गति घटा दें तो तिथि गति आती है। चंद्रमा की गति बहुत ज्यादा होती है, सूर्य की गति बहुत कम होती है। तो चंद्रमा की गति इसमें मुख्यतः प्रभाव करती है कालावधि को बदलने में। आप देखते हो हर तिथि 12 डिग्री के होने के बावजूद भी इसकी कालावधि 19 घंटों से लेकर के 27 घंटों तक वेरी करती है, बदलती है। तो ये बदलने का कारण मूलतः चंद्रमा पर निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा की गति जो है 11 डिग्री से 15.5 डिग्री तक जाती है, जबकि सूर्य की गति 1 डिग्री के आसपास 57 कला से 61 कला, ये कलाएं जो होती है एक अंश के 60 कलाएं होती है। तो ये 57 कला से 61 कला तक के बीच में ये इसकी गति होती है। लगभग एक अंश इसमें परिवर्तन कम होता है। तो परिवर्तन जो कुछ भी हो रहा है वो मुख्यतया जो परिवर्तन है वो चंद्रमा की गति में ज़्यादा है। चंद्रमा की गति जिस प्रकार से ज़्यादा होती है तो तिथि का मान कम हो जाता है। चंद्रमा की गति कम होती है तो तिथि का मान अधिक हो जाता है। जब चंद्रमा की गति 11 के आसपास होती है तो तिथि का मान 19 घंटे हो जाता है। जब 15 साढ़े 15 के आसपास होती है तो तिथि का मान 19 घंटे हो जाता है। और जब ये 11 डिग्री होती है तो तिथि धीरे चलती है, 27 घंटे का हो जाता है। जब तिथि
की गति कम होती है तो तिथि की कालावधि ज़्यादा होती है, तिथि की गति ज़्यादा होती है तो कालावधि कम होती है। इस प्रकार से ये तिथि की कालावधि पंचांग में जो दिया गया होता है वो पंचांग में तिथि की कालावधि दी होती है। एकम का समाप्ति काल, दूज का समाप्ति काल, तीज का समाप्ति काल, चौथ का समाप्ति काल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकम से लेकर के पूनम तक शुक्ल पक्ष कहलाता है और पूनम से लेकर के अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है। इसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती बढ़ती होकर पूनम तक पूर्ण हो जाती है, फिर घटते घटते अमावस्या तक ये क्षीण हो जाती है। ये तिथि की अवधारणा हमने समझी। तिथि की अवधारणा के बाद हम समय की अवधारणा को समझने का यत्न करते हैं। समय क्या है? वस्तुतः समय एक गूढ़ विषय है। आप घड़ी पहने हुए बैठे हो और आप सब जानते हो आज मेरे को टाइम पे पहुंचना है, आज टाइम पे काम करना है। परंतु यदि आपको पूछा जाए कि समय क्या चीज़ है तो आप असमंजस में भर जाएंगे। आप लंबाई बता सकते हैं, भाई ये 5 फीट है, ऊंचाई 5 फीट है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई वॉल्यूम बता सकते हो, इतना आयतन है। समय क्या चीज़ है? मैं यदि आपको पूछूं तो आप अचंभित हो जाओगे कि समय की परिभाषा क्या दी जाए। वास्तव में यदि आइंस्टीन की बात को माना जाए तो समय की परिभाषा करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सापेक्ष होता है। तो आइंस्टीन के हिसाब से तो ये बहुत रिलेटिव है, उसको मैं छोड़ करके व्यावहारिक रूप में जो समय की परिभाषा है उसी को लेता हूँ। क्योंकि आइंस्टीन तो कह रहा है कि जिस स्थान से नापा जाता है उस स्थान उसके स्थान समय जो उसकी जो गति के आधार पर समय में परिवर्तन हो जाता है। मैं इसको नहीं मानते हुए जो साधारणतः विचारणीय प्रश्न होता है कि समय क्या है, तो हम कहते हैं पहले मैं ये काम करूँगा, फिर मैं ये काम करूँगा, पहले स्कूल आऊँगा, फिर पाठ पढ़ूंगा, पहले स्कूल आएगी, फिर मंदिर आएगा। तो घटना के क्रम को जो तय करता है, घटना के क्रम को जो तय करता है वह समय कहलाता है। और जो घड़ी का समय हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो घड़ी का समय हम प्रयोग में ला रहे हैं वो फिक्टिशियस है, काल्पनिक है, गलत है। भारत प्रकृति के निकट होने के कारण समय को बहुत अच्छी तरह से समझा है भारत ने, और उसको मैं आपको समझाने का यत्न करता हूँ। देखो, समय भी जो समय हम प्रयोग में लाते हैं वो मध्यम गति के आधार पर होता है, वो सूर्य पर आधारित है। परंतु वास्तविक समय जो हम ज्योतिष में वापरते हैं वह होता है नक्षत्रीय समय। अब नक्षत्रीय समय और सूर्य के समय को अंतर को हम समझें, उसके बाद मैं साइडरियल समय भी समझाऊंगा। थोड़ा सा अंतर नक्षत्रीय समय और साइडल समय में भी थोड़ा अंतर है, उसको मैं आगे और समझाऊंगा। साइडल और नक्षत्र समय में थोड़ा सा अंतर है, एक संपातिक काल कहलाता है, एक नक्षत्रीय कहलाता है और एक सौर कहलाता है। 3 प्रकार के मुख्य रूप से समय हैं। उसके अलावा जो समय की अवधारणाओं में अंतर है उसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ध्यान रखिए, ये पृथ्वी है और ये एस में खड़ा हूं, ये मेरा सिर है, ये मेरा सिर है एस की तरफ। अब ये पृथ्वी घूम रही है, मेरे सर पर ये सूर्य है, मध्याह्न का समय है और ठीक इसके ऊपर भी कोई तारा है, बहुत दूरी पर तारा है। अब जैसे पहले बताया गया था कि तारे स्थिर हैं और सूर्य गतिमान है, या यूं समझे पृथ्वी गतिमान है। अब क्योंकि वास्तविकता में पृथ्वी गतिमान है इसलिए पृथ्वी को मैं खिसका रहा हूं इस बार। अगले दिन ये चक्कर लगा करके इस स्थिति में आया। ये दूसरी स्थिति को समझिए। इस स्थिति में हमारा जो सिर है ऊपर जा रहा है, ये तारे को ये स्टार जो भी पैरेलल है, हम मान सकते हैं कि ये स्टार की सीध में आ गया और ये 24 घंटे हो गए। ये 24 घंटे नक्षत्र हुए, नक्षत्र काल। बाद में इसको साइडरियल टाइम बोला गया। पर साइडरियल टाइम और नक्षत्र काल में थोड़ा सा अंतर है, उसको भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये संपात बिंदु से चलता है और ये नक्षत्र से चलता है। परंतु मूल अवधारणा पहले नक्षत्र से आई,
संपात बिंदु बाद में आया। संपात बिंदु को मैं आगे समझाऊंगा, और उसमें जब मैं आपको ऋतुमाएं समझाऊंगा, वर्ष समझाऊंगा, तब फिर को संपात बिंदु समझाऊंगा। उस समय आपको ये साइडल का वास्तविक अर्थ भी समझाऊंगा। यहाँ इसको यहाँ मैं नक्षत्र काल कहता हूँ, बाद में इसको संपात काल बोलूंगा। तो 24 घंटे नक्षत्र हो गए, परंतु सूर्य की घड़ी के हिसाब से यह समय छोटा है। सूर्य की घड़ी के 24 घंटे, ये क्या हुआ, ये सूर्य की सीध में यहाँ आया, इतना और चला, ये 4 मिनट का अंतर है। इसमें अंतर सिर्फ 4 मिनट का है। एक्चुअली 3 मिनट 56 सेकंड का है। 3 मिनट 56 सेकंड बाद ये इसकी सीध में आ गया। 3 मिनट 56 सेकंड के बाद ये सूर्य की सीध में आ गया, तो ये सौर काल हो गया। ये 24 घंटे यहाँ आया, यहाँ जो काल हुआ, ये जो काल हुआ, ये 24 घंटे सौर काल हुआ। ये 24 घंटे सौर काल हुआ। तो यहाँ दो बातें देखिए, यहाँ दो काल बताए गए, एक नक्षत्र काल, एक सौर काल। और इसकी परिभाषा हमने पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर दी है। और पृथ्वी का घूर्णन ज्योतिष में माना गया है, ये बहुत रेगुलर है। इसलिए इसको अधिक मान्यता दी गई है। सूर्य के टाइम से पृथ्वी के घूमने की मान्यता और अधिक है। और ज्योतिष में हम जानते हैं, जब हमने इससे भी आगे जब टाइम के और परिष्कार किया, तो हमने चंद्रमा के आधार पर टाइम को निर्धारित किया। वो आज का यूनिवर्सल टाइम और इफेमेरल टाइम जो होता है, वो चंद्रमा और ग्रहों के आधार पर होता है। उसका मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जब इसका उद्भव हुआ तो किस प्रकार हुआ। वह उद्भव इस प्रकार हुआ, देखिए, ये पृथ्वी के घूर्णन को लिया, और पृथ्वी के घूर्णन का नक्षत्र के सापेक्ष में एक चक्र 24 घंटे कहलाया। 24 घंटे नक्षत्र काल कहलाया। इसी प्रकार से इसमें 3 मिनट 56 सेकंड और जुड़ करके ये सूर्य के सापेक्ष हो गया। इसका एक चक्कर सूर्य के सापेक्ष हो गया। जब सूर्य माथे पे आ गया तो ये सौर काल हो गया, और ये 24 घंटे सौर काल हो गया। तो एक दिन के अंदर 3 मिनट 56 सेकंड, लगभग 4 मिनट का अंतर सौर काल में और नक्षत्र काल में आ गया। ये यदि एक चक्र पूरा वर्ष निकाल लेंगे तो ये वर्ष में सौर काल, और मैं बताता हूं, एक वर्ष में जो अंतर आता है वो बराबर 1 दिन का आता है। 1 घंटे में यह अंतर 10 सेकंड का होता है। यदि सही से लिया जाए तो 7 घंटे में यह अंतर 69 सेकंड का होगा। 7 घंटे सौर काल के, तो 7 घंटे सौर काल में 69 सेकंड जोड़ने के बाद नक्षत्र काल आ जाएगा। तो नक्षत्र काल 69 सेकंड अधिक होगा सौर काल से, 7 घंटे से। ये हर घंटे में 10 सेकंड का फर्क पड़ जाता है, और वर्ष भर में यह अंतर 1 दिन का पड़ जाता है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो अभी मैंने आपको 2 बातें समझाई, समय की 2 उदाहरणें बताई, एक नक्षत्र समय और एक सौर समय। सौर समय में भी जो घड़ी का समय है उसमें हम LMT लिखते हैं। लोकल मीन टाइम लिखते हैं। इस अवधारणा को भी मैं आगे अगले भाग में आपको इस बात को समझाऊंगा। आज मैंने क्या समझाया है, एक तिथि समझाई है। तिथि चंद्रमा का सूर्य से कोणीय दूरी को कहते हैं, और इसका मान 12 इकाई होता है, 12 डिग्री होता है। कुल तिथियां 30 होती है, और 30 तिथियों का एक महीना होता है। यह महीना सौर काल का 29.53 दिन का होता है, जो कि चंद्रमा का ये चक्र 27.39 दिन का होता है। अब जो समय है, समय की अवधारणा में 2 प्रकार की अवधारणा मैंने बताई।
एक सौर काल बताया, एक नक्षत्र काल बताया, जिसको बाद में सेंट्रल टाइम बताया जाएगा। सेंट्रल टाइम इसके थोड़ा सा फर्क है, कुछ सेकंडों का फर्क साउंड इसमें हो जाता है, उसको अवधारणा को मैं आगे और स्पष्ट करूंगा। आज मैं इस बात को यही रोकना चाहता हूँ, जिसमें दो बातें बताई, एक तिथि की अवधारणा बताई और दूसरी अवधारणा मैंने समय की बताई। समय दो प्रकार के बताए, एक सौर काल बताया और एक मैंने नक्षत्र काल बताया, साइडल टाइम बताया। तो साइडल और साइनोडिक टाइम मैंने बताया। साइनोडिक नहीं बोलते हैं, टाइम को हम सोलर टाइम बोलते हैं। सोलर टाइम और साइडल टाइम, उसको हिंदी में बोलेंगे तो सौर समय और नक्षत्र समय की परिभाषा मैंने आपको समझाई। इसकी और गहराई को समझाने के लिए अब मैं अगले में प्रवचन दूंगा। आज मुझे यही है, कल फिर मिलते हैं, फिर आगे बात करें।